और ये सब वो लोग हैं जो जनसंघ की स्थापना के समय से इससे जुड़े थे और निरंतर जुड़े रहे, जिन्होंने इसका निर्माण किया और इस पार्टी की निर्मिति में स्वयं को विसर्जित कर दिया, खपा दिया। 5:30 बजने वाले हैं, हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और कार्यक्रम का पहला भाग है कि हम ठाकरे जी की स्मृति में बने हुए एक वृत्त चित्र को देखेंगे। मैं आपसे बड़े विश्वास से ये कह रहा हूं कि यह वृत्त चित्र देखना ये कार्यक्रम का भाग है। ये कार्यक्रम शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं है और इसलिए जितने आदर से हम अपने वक्ताओं को सुनेंगे, उसी तन्मयता से हम इस वृत्त चित्र को भी देखेंगे और देखते समय जैसा और जितना हम ठाकरे जी को जानते थे उसको स्मरण करेंगे और जिनको उन्हें देखने जानने का अवसर नहीं मिला वो समझने की कोशिश करेंगे कि ठाकरे जी कितने विराट थे। मैं आप सबको ये वृत्त चित्र देखने के लिए अब निमंत्रित करता हूं।
कुशाभाऊ सेवा की अनुवंशिकी। घटना 1। साबरमती नदी के किनारे वो एक धुंधली और आर्द्र शाम थी। एक युवक कहीं क्षितिज के पार ताकता हुआ गुमसुम इस नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसे धक्का लगता है, वो नदी में गिर जाता है। शुक्र है कि उसे तैरना आता है, वो डूबता नहीं है, वो घर लौटता है। रिश्तेदार उसकी भौतिक उपस्थिति से चौंक जाते हैं। युवक फौरन वसीयत के कागजात निकालता है और उनमें सबके सामने आग लगा देता है। घटना 2। धार में वो बहुत सामान्य घर की विदुषी महिला है। दरवाजा बजता है, महिला दरवाजा खोलती है। वो कुछ लोग हैं, शायद मदद मांगने आए हैं। वो महिला के पैरों में गिर जाते हैं। महिला के घर में धन नहीं है, क्या दे, क्या मदद करे। तत्काल महिला को अपने शरीर के गहने याद आए। उसने गहने उतारे और कहा, ले जाओ, इन्हें गिरवी रखकर जो पैसा आए ले लेना। सामने खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे। आंसू क्या, शायद शब्द थे जो होठों से नहीं आंखों से निकल रहे थे। ये दो घटनाएं आपस में बहुत जुड़ी ही नहीं, आपस में बहुत गुथी हुई हैं। आप कहेंगे, कहां अहमदाबाद और कहां धार, कहां वो युवक और कहां ये विदुषी महिला। आपको बता दें कि वो युवक इस विदुषी महिला का पति है और ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। युवक ने जो कागजात जलाए थे वे उसके नाम की गई संपत्ति के थे। उसे साबरमती नदी में धक्का ही इसलिए दिया गया था कि वो लौटकर न आ सके और लपलपाते रिश्तेदार सारी संपत्ति चट कर जाएं। युवक ने लौटकर किस्सा ही खत्म कर दिया। बुद्ध की तरह घर छोड़ा और महावीर की तरह माया। उसने साफ कह दिया कि उसे एक पाई नहीं चाहिए, सब तुम्हारा है। ये संपत्ति, ये घर और ये जमीन। और इस विदुषी महिला को देखिए, कौन देता है अपने शरीर के गहने उतारकर। उसने एक क्षण में दे दिए। लौटाने का न तकादा न अपेक्षा। जो दे दिया सो दे दिया, जो त्याग दिया सो त्याग दिया। ये सीता सा तप और ये अहिल्या सा व्रत। आपको बता दें कि इस युवक का नाम था सुंदर राव ठाकरे, महिला का नाम था शांताबाई ठाकरे। और ये असाधारण अद्वितीय माता पिता अपने भाऊ यानी कुशाभाऊ ठाकरे के ही है। समझा जा सकता है कि कुशाभाऊ की आधारशिला में त्याग और इतना त्याग क्यों है। शायद सुंदर राव ठाकरे होते तो वे देखते कि वो जो कहते थे वही हुआ। उनके संस्कार अनुवांशिक हुए और उनके बेटे उनके संस्कारों के राजदूत साबित हुए। कुशाभाऊ ठाकरे ऐसे ही एक प्रचारक थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हर समय अपने को एक ही रोल में देखा कि मैं एक प्रचारक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ। और उन्होंने हम जैसे स्वयंसेवकों को जो उनके बहुत नजदीक आने का सौभाग्य मिला, उनको उन्होंने कहा, भाई राजनीति कुछ अलग से नहीं है, ये राजनीति सत्ता का खेल नहीं है, ये राजनीति तो सेवा का माध्यम है। और सेवा कैसे करोगे? जब तक जिन लोगों की सेवा करना चाहते हो, जिनको सेवा कार्य में जोड़ना चाहते हो, उनके साथ सहयोग का रिश्ता प्रस्थापित नहीं करोगे। तो ये जो सहयोग सेल ने ये उस मानव के स्मृति में एक कार्यक्रम सोचा है, बहुत उपयुक्त है। क्योंकि कुशाभाऊ का रास्ता सहयोग स्थापित करके सेवा का रास्ता था और राजनीति उनके लिए सत्ता का खेल नहीं था, सेवा का तरीका था। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है,
उनका कद और बड़ा होता जाता है। अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे समय बीतता है लोग भूले जाते हैं, उनको हम भुला देते हैं। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे का व्यक्तित्व ऐसा निराला था कि जैसे जैसे समय बीत रहा है हम सब लोग वो कितने महान थे, अनेक प्रसंगों के द्वारा उनकी महानता का, उनकी कार्यकुशलता का, उनकी शैली का रोज रोज याद आते हैं। और उनकी रोज रोज याद आने की ये सबूत है कि वो आज भी हमारे दिलों में है। और जब तक ये भारत देश और जब तक ये संघ का कार्य है, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, उस समय तक कुशाभाऊ ठाकरे का ध्यान भी हम सब कार्यकर्ताओं के दिलों में रहेगा। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, उनके जीवन को, उनकी व्यवहार कुशलता को, उनके अनुशासन को, उनकी सादगी को, उनके सद्गुणों के बारे में बहुत बार पढ़ा है। और सच बात यह है कि जितनी बार मैं उन्हें पढ़ता था उतनी बार मुझे कुछ उनके जीवन में नया दिखता था। मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर मैंने बहुत नजदीक से देखा है तो शायद उस श्रृंखला के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे आते हैं। मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि मानवर कुशाभाऊ ठाकरे मेरे साथ मीसा में सेंट्रल जेल भोपाल में थे। वहां उन्होंने जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक मोहब्बत के मजबूत रिश्ते को कायम किया, मैं हैरत में जब मुझे पता चला कि वहां जमात इस्लामी के 20-22 मौलवी आए हुए और जेलर ने उन्हें साधारण बंदियों में शामिल करके अलग अलग छोड़ा, तो मैंने कुशाभाऊ जी से कहा कि 22 मौलवी जमात इस्लामी के आए हैं जेल में। तो उन्होंने कहा तुम उन्हें जानते हो? मैंने कहा मैं उनको खूब जानता हूं। वो भोपाल के और मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे विद्वान लोग हैं और बहुत इज्जत वाले लोग हैं। तो कहा कि तुम जेलर से बात करो, क्या वो लोग हमारे बैरक में आ सकते हैं? तो मेरे वहां जेलर के पास जाने के बाद जेलर मुझसे कहने लगा कि भाई वो जमात इस्लामी के हैं और तुम लोग जनसंघ के और आरएसएस के हो, रोज दंगे होंगे। मैंने कहा यही जेलर साहब, आपकी बात समझ में नहीं आया। मैं इन दोनों परिवारों के बीच में सेतु हूँ। आपको जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा तो आप मेरी बात मानो। तो मुझसे जेलर ने कहा कि मैं अपने बड़े अधिकारियों से पूछूं। और थोड़ी देर के बाद मुझे जेलर ने बताया, कहा कि जब मैंने आपका नाम लिया और कुशाभाऊ का नाम लिया तो जेल के बड़े अधिकारी इस बात पर राजी हो गए कि बगैर किसी डर के उनको भेज, और 22 मौलवी हमारे बैरक में आए। और जिस तरह हमने जेल का जीवन बिताया उसमें कुशाभाऊ का एक बहुत बड़ा रोल। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब से पूछो क्या वो अलग अपना चौका रखेंगे? मैंने जाकर मौलवी साहब से कहा तो मौलवी साहब आप अपना चौका अलग रखेंगे? कहा कि क्यों? मैंने कहा कि हमारे नेता ने कहा है कि हमारे चौके में तो सब्जी और दाल है। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि अगर श्रीमती गांधी हमें सारी जिंदगी भी जेल में रखेंगे तो हम कुशाभाऊ जी वही खाएंगे जो आप खाएंगे, इसलिए चौका अलग नहीं होगा। हम आप ही के चौके के साथ जो आप पकाएंगे वो खाएंगे। इस तरह का वातावरण मैंने वहां देखा। और मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा हैरत और खुशी है कि जेल में जब रमजान शरीफ का महीना आ गया तो मानवर कुशाभाऊ ठाकरे साहब ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मुसलमान भाइयों का पवित्र रमजान का महीना आ गया है, अब रात को उठकर सहरी के लिए उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ेगा। तो मैं ये देखकर हैरत में था कि मुसलमानों के रोजे के लिए सहरी का खाना रात को उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधु पकाते। ये वातावरण बना था। इस वातावरण को जो जेल के अंदर मीसा में हमने 19 महीने देखा,
मेरी तमन्ना है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये वातावरण सारे देश का और सारी दुनिया का बन जाए। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि ये जो आपका सहयोग प्रकोष्ठ है, ये तो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इन महान हमारे नेताओं की याद को आप जिंदा रखेंगे तो खुदा की कसम हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदा हो जाएगा और देश का वातावरण शक्तिशाली और सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आज देश में जो विशेष और महत्वपूर्ण स्थान मिला है, इसके पीछे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया, उनकी परिश्रम, मेहनत और बलिदान किए गए। इन कार्यकर्ताओं की मालिकाओं ने मैं विशेष रूप से याद करता हूं स्वर्गीय आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी। अपने जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आगे वो प्रचारक बने और जब उनको भारतीय जनसंघ का काम दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसंघ के विचार के लिए और संगठन के लिए न्यौछावर कर दिया। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इन दोनों कालावधि में किसी व्यक्ति को लेना चाहिए तो उसमें निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे ये व्यक्ति है कि जिनके कारण आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनी है, सत्ता में है। कुशाभाऊ ने केवल मध्य प्रदेश में काम किया ऐसा नहीं, तो मुझे याद है जनता पार्टी के समय बहुत आग्रह से उनको खांडवा लोकसभा से खड़ा किया गया और उनकी इच्छा नहीं, फिर भी वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर। कार्यकर्ताओं में बहुत ही लोकप्रिय थे और अपने विचारों के आधार पर उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को जीवन की दिशा भारतीय जनता पार्टी के विचारों देने में वो यशस्वी थे। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठुर, निस्वार्थी और डाउन टू अर्थ चलने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में हम उनको कभी भूल नहीं सकते। आज पार्टी बहुत बड़ी बनी है, पार्टी के अनेक मुख्यमंत्री है, अनेक मंत्री है। आज प्रिंसिपल ऑफिशियल पार्टी करके हमारे पार्टी का देश में बोलबाला है। जागतिक स्तर पर हमारे पार्टी की प्रसिद्धि हुई है, लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब हो गए, ये सब आज का जो यश सक्सेस है, इसका श्रेय कुशाभाऊ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का है। मेरे जैसे तरुण कार्यकर्ता शिखर पर है, और मैं निश्चित रूप से इस बात को याद रखता हूँ कि हम शिखर पर इसलिए है कि कुशाभाऊ जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपने संपूर्ण जीवन को बहुत कठिन समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उन्होंने ये बात अपने जीवन में निश्चित रूप से हमारे सामने रखी है कि देश पहले है, बाद में पार्टी और उसके बाद है। उन्होंने कभी खुद का विचार नहीं किया, देश का विचार किया, राष्ट्रभक्ति का विचार ही अपने जीवन का तत्वज्ञान उन्होंने माना और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हमारा राष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बने, इस राष्ट्रवाद के विचारों की प्रेरणा लेकर लगातार कार्य करते हैं और पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को उसी के अनुरूप प्रेरणा देते हैं। उनका निष्ठुर, निस्वार्थ जीवन, एक कार्यकर्ता करके गांव टू अर्थ, न कभी अहंकार था, न कभी ईगो था, न कभी सत्ता के बारे में एक विशेष प्रकार का अभिनिवेश था। एक निष्ठुर, निस्वार्थी कार्यकर्ता, गांव टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ, पार्टी के सिद्धांतों के लिए, संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। आज हम लोग आगे जा रहे हैं, पार्टी प्रगति और विकास की ओर जा रही है, पार्टी में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी लगातार अनेक जगह पर फैल रही है, पार्टी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, राजनीतिक विस्तार भी हो रहा है, संगठनात्मक विस्तार भी हो रहा है। कल हम दिल्ली में सत्ता में भी फिर से आएंगे, पर हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कुशाभाऊ जैसे कार्यकर्ता का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व, उनका कर्तृत्व और एक कार्यकर्ता करके उनका सहज, सरल, समर्पित जीवन, यही हमारा आदर्श है। हम चाहे सत्ता के कितने भी बड़े पद पर जाए, पर कुशाभाऊ जैसे कार्यकर्ता का आदर्श हम कभी नहीं भूले। ये भारतीय जनता पार्टी के देश सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसलिए इस निमित्त मैं इतना ही कहूंगा कि कुशाभाऊ का जीवन हमारे सबके लिए आदर्श है और जिस प्रकार का चाल, चलन, व्यवहार, चरित्र उनका था, जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, नेतृत्व था, कर्तृत्व था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से संगठन में और हमारे विचारों में समर्पित कर दिया था, जिसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई मैं नहीं था, वो उसी कार्यकर्ता का निर्माण करना यही हमारी भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उससे प्रेरणा लेकर उसी विचारों के अनुरूप
हमारे जो अनेक लाखों कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं उनमें से अनेक कुशाभाव निर्माण होना, ये सही अर्थ में उनको सही श्रद्धांजलि होगी। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपके इस कार्यक्रम से उनके व्यक्तित्व की प्रेरणा लेकर संगठन के लिए, विचार के लिए कुशाभाव जैसे अनेक कार्यकर्ता निर्माण होने की प्रेरणा अनेक कार्यकर्ताओं को मिलेगी। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी फलप्रदता होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। स्वर्गीय कुशाभाव जी के स्मृति में नम्रतापूर्वक अभिवादन करता हूँ और मैं उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमको उन्होंने दिखाई हुई दिशा पर सही मार्ग से हम आगे चलते रहे और कार्य करते रहे और हमारे मन में कभी किसी प्रकार का अहंकार न आए। एक कार्यकर्ता करके हम सभी से मिलकर, सभी को साथ में लेकर हम कार्य करते रहे। यही मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद हम सबको निश्चित रूप से मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुशाभाव जी के चित्र के सामने अपनी श्रद्धा का दीप जलाना है। मेरे को जो सूची दी गई है मंच पर बैठने के लिए, उसमें से कुछ वरिष्ठ लोग समय पर आए हैं। मैं इस प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री माखन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर पधारें और मंच पर स्थान लें। मैं श्री तनवीर अहमद जी को आमंत्रण करता हूं कि वो श्रद्धा के दीप को जलाने के लिए आए। मैं प्रार्थना करता हूं दिल्ली के सह प्रभारी सिन्हा जी से कि वो मंच पर आए। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी और हम सब के वरिष्ठ माननीय ओम प्रकाश कोहली जी, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी ओर से कुशाभाव जी के सामने आगे मैं जानता हूं कि इस सब में मुझे श्री कप्तान सिंह जी को बुलाना चाहिए। श्री रामविलास शर्मा जी, मैं आप दोनों से भी प्रार्थना करता हूं कि वो इस दीप प्रज्वलन में शामिल हों। उसके बाद हृदय जी आइए, डॉक्टर जैन साहब और महेश जी इस श्रद्धा में शामिल हुई है। श्री तनवीर अहमद जी, श्री माखन सिंह जी, श्री आर.के. सिन्हा जी मंच पर अपना स्थान भी लें।
उषा भाऊ जी के सबसे अनन्य सहयोगियों में से, उनके साथ काम करने वालों में मुझे आनंद हुआ कि ये कार्यक्रम आज कप्तान सिंह जी की उपस्थिति में हो रहा है। हमने वृत्त चित्त के माध्यम से उषा भाऊ जी को स्मरण किया। उनको जिन्हें स्मरण करना सबसे प्रिय लगता था, भारत माता को स्मरण करना। मैं इस वातावरण की गंभीरता को और बढ़ाने के लिए अपने मित्र श्री गजेंद्र सोलंकी जी को निमंत्रण करता हूं कि वो भारत माता की वंदना में कुछ जो वो ठीक समझे वो कहें। मंच पर आसीन एवं सामने उपस्थित सभी का अभिनंदन करता हूं। और संयोग ऐसा रहा है कि जीवन के अंतिम पलों में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी से कभी कभी भेंट और मार्गदर्शन संक्षिप्त परिचय के साथ में होता रहा है। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो कहीं जिन्होंने अपना जीवन पूरा राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया, कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला वरदान है। जो राष्ट्रवाद का ये महल हमको दिखाई देता है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में, कहीं राष्ट्रवादी भारतीय चेतना की जो धारा दिखाई देती है, उसको उसके किनारे बांधने में जिन अनेक महापुरुषों का महत्व रहा है, जीवन जिन्होंने अपना होम कर दिया, तो उनके लिए मैंने कहने का प्रयास किया कि कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, साधना की जिनका ये मिला वरदान है। कितने ही दिनकर उदित हुए हैं यहाँ, अंधेरों पे जिनका ये विजय अभियान है। अब हार जाए नहीं तम से प्रकाश कहीं, नवयुगी दिवाकरों को ये आह्वान है। और राष्ट्रवादी शक्तियों के दिव्य कर कमलों में मातु भारती की आन बान और शान है। मातु भारती की आन बान और शान है। उस आन बान शान को स्मरण का मैं समझता हूँ यही महत्व होता है। 2-3 मुक्तक मैं जीवन से जुड़े हुए सुनाना चाहता हूँ कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है। जैसा उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया, तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया कि ना कोई जाति पंथ संप्रदाय, ना कोई अहम भाव, पूरा का पूरा जीवन जो है पूरी तरह से राष्ट्र की सेवा में समर्पित। लेकिन हम अपने आप को कितना तैयार कर पाते हैं, इसको लेकर एक मुक्तक मैंने कहा कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना, अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना। सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है। अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना। और मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, कभी मशहूरियों के दौर में मगरूर मत होना। और एक
जब जाति पंथ संप्रदाय की बात चलती है, अभी हमारे अभिवक्ताओं जो भी हम देख रहे थे उसमें बहुत सारे विषय ऐसे आए कि उनके व्यक्तित्व को कहीं देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके माध्यम से जैसे चित्रण हो रहा था हमारी आंखों के सामने। तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि जब सुना कि फले वृक्ष और भरे बादल नीचे झुकते हैं, सज्जन जो होते हैं वो ज्ञान मान धन पाकर विनम्र बनते हैं। तो विनम्रता जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ऊपर उठा देती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं संक्षिप्त करता हूं बात क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। हमारे माननीय आर.के. सिन्हा साहब जो अभी दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी बने हैं, और भी हमारे आदरणीय कप्तान जी इतनी दूर से यात्रा करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, और सभी लोग, रामविलास शर्मा जी, सभी लोग। तो 2-3 छंद में देशभक्ति के बस आपके सामने रख देता हूं, और उससे पहले 2-3 मुक्तक कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। कुछ भी हो सकता है, समाज अपने हिसाब से चलेगा, राजनीति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था ठीक रहती है तो राजनीति भी ठीक रहेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। मैंने कहा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। वैसे तालियों की मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल शांत होकर सुन लेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। अवसर ऐसा है कि भूल न जाना स्वतः कल 15 अगस्त है, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय रामलाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो उनको मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे काव्य पाठ करते हुए उनका प्रवेश हुआ सभागार में। उनका स्वागत है। और अंत में जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने और उन असंख्य क्रांतिकारियों को याद करते हुए जिनके कारण हमको ये आजादी के खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको याद करते हुए अपना स्थान लूंगा कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और अंत में कहना चाहता हूं कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। वैसे तो उद्बोधन और मार्गदर्शन हमको सबका प्राप्त होगा, लेकिन एक विषय बार बार मेरे मन में पहुंचता है कि राजनीति के विषय में जब जाति पंथ संप्रदाय की बात होती है, ये आपस के कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब सामूहिक रूप से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के संसाधनों को लूटा जा रहा है, तब मेरे मन का कवि बोलता है कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने भावों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत जल्दी से खड़ा हो गया, कहीं वंश मोड़ हो जाएगा तो ये काव्य पाठ चल रहा था, तो श्री रामलाल जी हैं, आगे आइए पर।
कासिम मलिक जी भी आ गया है, नवीन सिन्हा जी। तो जयपाल सिंह जी को मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो श्री R.K. सिन्हा जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। और फिर नवीन सिन्हा जी तनवीर भाई का आदर करें। अरे श्री शाहनवाज हुसैन जी को क्षमा करिए, मैंने देखा नहीं, मंच पर पधारे। सुरेश जी का मन है कि वो स्वयं स्वागत करें शाहनवाज जी का। आजकल अपनी बात कहने के लिए बहुत प्रभावी माध्यम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्री। ये सहयोग प्रकोष्ठ जिसमें पहले अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, स्वयं अश्विनी कुमार जी इसके संयोजक रहे, अभी सुरेश जी हैं। क्या करेगा, कैसी इसकी भूमिका है, क्या इसके जिम्मे का काम है, क्या कर रहा है, इसको एक वृत्त चित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे। स्नेहयुक्त व्यवहार सबका सहयोग दिलाता है और सहयोग से हर मुश्किल आसान होता है। कार्यक्रम का विषय है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वर्ष 2001 में कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों के सहयोग के मंतव्य से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जिसका नाम सहयोग प्रकोष्ठ था। पूर्व में हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी इसके संस्थापक प्रभारी रहे। उसके उपरांत डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अपने सैयद शाहनवाज हुसैन जी, वीरेंद्र जुआल जी और माननीय अश्विनी, इन सबके सहयोग से पिछले लगभग 12 वर्ष से जो प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, उनके अनुभव और मार्गदर्शन के मंतव्य से हम सबसे मिलेंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं का, संगठन का और अधिक हम सहयोग कर सकें। सहयोग सेल जब बना तो उसके पीछे जो कल्पना थी वो मुख्य रूप से ये थी कि सरकार और संगठन के बीच में एक बेहतर तालमेल हो। पूरे देश के कार्यकर्ता, पूरे देश में जो समर्थक हैं, उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं या सरकार से बहुत सी शिकायतें भी होती थी उसमें, क्योंकि जब 2001 में ये सहयोग सेल बना है उस समय लगभग 12 या 13 जगहों पर बीजेपी और एनडीए की मिलाकर सरकारें राज्यों में की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो कार्यकर्ताओं का, यहाँ तक कि विधायकों का, सांसदों का तमाम तरह के शिकायतें आती थी, सुझाव आते थे कि हम सरकार से ये बात करना चाहते हैं, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार में जो लोग काम करते हैं उनको व्यस्तता रहती है, ये बात ठीक है। तो उस दृष्टि से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने अटल जी, अडवाणी जी और तमाम लोगों से बात की और क्योंकि उसमें मैं संगठन और सरकार के बीच में भी तालमेल का काम देख रहा था, तो इसलिए मैं भी वहाँ पर था। फिर अटल जी का भी था कि भाई ठीक है, इस तरह का एक संगठन में एक सिस्टम बनाओ और उसके माध्यम से जो है वो तालमेल होना चाहिए, अच्छी बात है। और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी लोगों तक पहुंचे, इसका भी सहयोग से जो है वो व्यवस्था करें। तो उसको लेकर के फिर सहयोग सेल बनाया गया। उसमें जब
शुरुआत हुई तो उसमें स्वयं अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में, आडवाणी जी गृह मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वेंकैया जी, प्रमोद जी, हम लोग सब लोग वहाँ पर थे और बहुत अच्छी तरह का एक कार्यक्रम हुआ और सहयोग का सेल बना। उसमें फिर तमाम पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग उसकी जिम्मेदारी दी गई और लगभग सभी राज्यों में सहयोग सेल बना और बहुत प्रभावी ढंग से काम किया उसने। जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी वहाँ पर ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि जो मिनिस्टर्स हैं राज्य सरकारों के, एक दिन चीफ मिनिस्टर कोई दिन आकर के आधे दिन बैठे सहयोग सेल में और नहीं तो मिनिस्टर जो है एक या दो उसमें जो रोस्टर ड्यूटी लगाएगी कि कोई ना कोई आकर बैठे। और कभी कभी मैं भी चला जाता था, कभी कभी हमारे और भी सहयोग सेल से संबंधित जो प्रमुख लोग थे वो जाते थे और बहुत अच्छी तरह से। सर मैं मानता हूँ कि सहयोग सेल इसलिए भी जरूरी है कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं करोड़ों की संख्या में, उनकी तमाम तरह की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सहयोग सेल बेहतर तरीके से उसका निपटारा कर सके। हमारे कई सांसद हैं, कई राज्यों में सरकारें हैं या केंद्र में भी जहाँ सरकार है मुख्य विपक्षी पार्टी है, उस नाते सहयोग सेल जिसको भी किसी प्रमुख नेता के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान करा सकता है तो वो कोऑर्डिनेशन करके करे। और आने वाले दिनों में सहयोग सेल की और बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिन राज्यों में हमारे चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में हमारी सरकारें बढ़ेंगी, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, तो ऐसे हालात में तमाम तरह की चुनौतियां और तमाम तरह की जो और मजबूती के साथ सहयोग सेल की उपस्थिति है वो दिखाई पड़नी चाहिए। और उसके लिए जो अभी वर्तमान में सहयोग सेल में जो लोग काम कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी हैं या उससे पहले अश्विनी जी ने तो बहुत अच्छा जिस तरह से वो पूरी तरह से सहयोग सेल को उन्होंने एकदम अपने में एब्जॉर्ब कर लिया था और वो खुद एक हिस्सा बन गए थे उसके और बहुत अच्छी तरह से वो पूरा मैं देखता था कि ठीक 9:30 बजे 10 बजे आ जाना, पूरे देश से कार्यकर्ता आते थे, तो उनसे कार्यकर्ताओं को मिल करके उनको चिट्ठी देना, फोन करना, ये सारी चीजें करते थे और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से ये काम होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के श्रद्धेय प्रेरणा पुरुष श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उनकी स्मृति को समर्पित सहयोग प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहयोग प्रकोष्ठ के इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्मरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही उचित अवसर है क्योंकि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे सहयोग के, सेवा के, मार्गदर्शन के, संस्कारों के और सब अच्छे सद्गुणों की पराकाष्ठा के प्रतीक थे। मुझे सौभाग्य मिला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी की टीम में उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का, और जब मैं उपाध्यक्ष बना तो वेंकैया नायडू जी ने जो भारत सरकार के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया और उस अभिनव प्रयोग के तहत इस सहयोग विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले संयोजक के रूप में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। इसके पीछे भाव यह था कि जब सरकार देश में आती है तो कार्यकर्ताओं की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए वो मंत्रियों के पास जाते हैं। मंत्रियों के पास समय का अभाव रहता है, उनके अपने काम होते हैं, उनको सरकार की बहुत सारी नीतियों का पालन करना होता है, सरकार की बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करना होता है और समय के अभाव के कारण कभी कभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप जो मंत्रियों को करना चाहिए वह करने में बड़ी कठिनाई होती है। और इस अभिनव प्रयोग के तहत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हम सब के हृदय सम्राट हैं, पूरे देश के हृदय सम्राट हैं, उनकी सरकार जो कि देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक बहुत ही
पॉपुलर सरकार के रूप में स्थापित हुई, उस सरकार के मंत्रियों ने श्री वेंकैया नायडू जी के आदेश पर एक अभिनव प्रयास किया। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आते थे, यहाँ कुछ घंटे बैठते थे, देश भर के कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे और मुझे मौका मिला उनको सहयोग करने का। जब हम लोग उनकी सारी समस्याओं के अनुरूप यहाँ सहयोग प्रकोष्ठ में उनकी सहायता यहाँ पर पत्र इत्यादि बनवाते थे, उनको मंत्रियों से दस्तखत करवाते थे और फिर मंत्रियों की ही सहायता से इस बात का फॉलोअप करते थे कि जो हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरी समस्याएं हैं उनका निश्चित रूप से समाधान हो। और मैं ये समझता हूँ कि यह एक प्रकार से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी ने प्रयोग प्रारंभ किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक दशक के बाद भी यह प्रयोग देश में, जबकि हमारी सरकार नहीं है, तब भी इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की महान पुण्य और श्रेष्ठ सात्विक स्मृति को प्रणाम करता हूं और सभी देश के अपनी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं से ये अनुरोध करता हूं कि वह सब कुछ करें लेकिन कभी न भूलें कि हम सब जहां कहीं भी हैं वो कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और परिश्रम के कारण है, हम उन्हें कभी न भूलें। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय मंत्री के नाते मुझे ये जिम्मेदारी, जब मैं उड़ीसा का प्रभारी भी था और राष्ट्रीय मंत्री भी था, तब ये जिम्मेदारी मुझे सहयोग की भी थोड़े दिन के लिए मिली थी। लेकिन जितना अच्छा काम सुरेश जी कर रहे हैं उतना अच्छा मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया था। और जहां तक सवाल है, उससे पहले भी जब भारत सरकार में हम लोग मंत्री थे, तब हम लोगों ने सहयोग सेल तभी बना था कि मंत्री आकर बैठते थे और कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनते थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय सहयोग में लगा लें, तो मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया। सुरेश जी बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत लोगों का काम कर रहे हैं और पूरी सुबह से शाम तक इसी में वो लगे रहते हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। मैं सहयोग प्रकोष्ठ के संयोजक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत से अनुभव आए, दूर दूर से देश के कोने कोने से कार्यकर्ता